एनपीएस में कवर होने वाले सरकारी कर्मचारी अगर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं तो उनके ऊपर कौन कौन से नियम लागू होते हैं और उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए क्या क्या स्टेप लेने होंगे, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं। भारत सरकार द्वारा 30 मार्च 2021 को ऑफिशियल गजट में सीसीएस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनपीएस रूल्स 2021 को नोटिफाइड किया गया है। इन रूल्स के रूल नंबर 12 में एनपीएस में कवर होने वाले सरकारी कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। पहला है रूल 12 जो कि सरकारी कर्मचारी की 20 साल की रेगुलर सर्विस के पूरा करने के बाद रिटायरमेंट के संबंध में है। दूसरा है रूल 19 जो कि डिपार्टमेंटल या कोर्ट केस के रिटायरमेंट के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में है। और तीसरे पॉइंट में चर्चा करेंगे कि सरकारी कर्मचारी को वॉलेंट्री रिटायरमेंट यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने होते हैं। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं रूल नंबर 12 की, जो कि सरकारी कर्मचारी की 20 साल की रेगुलर सर्विस को पूरा करने के बाद रिटायरमेंट के संबंध में है। इसके सब रूल 1 में बताया गया है कि एनपीएस में कवर होने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारी जो 20 साल की रेगुलर सर्विस को पूरा कर चुके हैं, वो अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कम से कम 3 महीने का एक लिखित में नोटिस दे करके अपनी सर्विस से रिटायर हो सकते हैं। इस रूल में आगे कंडीशन दी गई है कि ऐसे सब्सक्राइबर जिसमें साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल हैं, उनके ऊपर कुछ कंडीशन में ये रूल लागू नहीं होगा। इसमें जो कंडीशंस दी गई हैं वो इस प्रकार से हैं। इसमें पहली कंडीशन में बताया गया है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि ITEC प्रोग्राम के अंतर्गत जो साइंटिस्ट या टेक्निकल एक्सपर्ट असाइनमेंट पर होंगे, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं किए जाएंगे। इसकी दूसरी कंडीशन में बताया गया है कि किसी भी मंत्रालय या किसी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी अगर विदेश में स्थित किसी कार्यालय में पोस्टेड है तो उसके ऊपर भी ये रूल लागू नहीं होगा। इसमें तीसरी कंडीशन में बताया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो किसी विदेशी सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं और विदेश के किसी कार्यालय में पोस्टेड हैं, उनको इस रूल का लाभ तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो वापस भारत में ट्रांसफर ना हो जाएं और ट्रांसफर होने के बाद कम से कम 1 साल की सर्विस को पूरा ना कर लें। इसके बाद इसमें रेगुलर सर्विस के संबंध में कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं जो इस प्रकार से हैं। इसके पहले पॉइंट में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी पोस्ट को रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन करने की डेट से रेगुलर सर्विस की काउंटिंग की जाएगी और इस पोस्ट पर ज्वाइन करने से पहले अगर सरकारी कर्मचारी ने किसी दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरी पोस्ट में रेगुलर सर्विस की है तो उसकी पिछले डिपार्टमेंट में की गई रेगुलर सर्विस को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा पिछले डिपार्टमेंट में की गई सर्विस को रेगुलर सर्विस में तभी इंक्लूड किया जाएगा जब उस सरकारी कर्मचारी ने प्रॉपर परमिशन के साथ नई पोस्ट को ज्वाइन किया हो और उस सरकारी कर्मचारी की पास्ट सर्विस को ग्रेजुइटी के लिए अलाउ किया गया हो। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा सैंक्शन की गई सभी प्रकार की छुट्टियों का पीरियड, जिसमें कि स्टडी लीव और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का पीरियड भी शामिल है, इसके साथ साथ डेप्यूटेशन और फॉरेन सर्विस का पीरियड, इन सभी पीरियड को रेगुलर सर्विस में काउंट किया जाएगा। इसके तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी ने रेगुलर बेसिस पर अपॉइंटमेंट होने से पहले कैजुअल बेसिस पर या एडहॉक बेसिस पर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कोई सर्विस कर रखी है तो सर्विस के उस पीरियड को रेगुलर सर्विस में काउंट नहीं किया जाएगा। रूल 12 के सब रूल 2 में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी ने वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए जो 3 महीने का नोटिस दिया है, इस नोटिस को अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी सरकारी कर्मचारी द्वारा वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए जो नोटिस दिया गया है उसकी लास्ट डेट से पहले इस नोटिस को रिफ्यूज नहीं करती है तो इस नोटिस की लास्ट डेट के बाद सरकारी कर्मचारी का वॉलेंट्री रिटायरमेंट इफेक्टिव हो जाएगा।
इसके सब रूल 3 के पॉइंट ए में बताया गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी को 3 महीने से कम के नोटिस को एक्सेप्ट करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन इसके लिए सरकारी कर्मचारी को वो परिस्थितियां भी बतानी होंगी जिनके कारण वो रिटायरमेंट के लिए 3 महीने से कम समय का नोटिस दे रहा है। इसके पॉइंट बी में बताया गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी सरकारी कर्मचारी के द्वारा 3 महीने के नोटिस पीरियड में कर्टेलमेंट की जो रिक्वेस्ट है, यानी कि 3 महीने से कम समय का जो नोटिस दिया जा रहा है, इस रिक्वेस्ट को वो मेरिट के ऊपर कंसीडर कर सकती है। और अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी इस बात से सेटिस्फाई हो जाती है कि इस 3 महीने के नोटिस पीरियड को कम करने से किसी प्रकार की प्रशासनिक दिक्कत नहीं आएगी, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नोटिस के लिए 3 महीने की मैंडेटरी कंडीशन में छूट प्रदान कर सकती है। इसके सब रूल 4 में बताया गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को 3 महीने का नोटिस जमा करा दिया है, तो सामान्य परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी अपने इस नोटिस को वापस नहीं ले सकता है, विड्रॉ नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में जिनके लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी अपनी अप्रूवल दे देती है, सरकारी कर्मचारी अपने इस नोटिस को विड्रॉ कर सकता है, वापस ले सकता है। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के लिए दिए गए नोटिस को वापस लेना चाहता है, तो उसको ये रिक्वेस्ट रिटायरमेंट की डेट से कम 15 दिन पहले जमा करानी होगी। इसके सब रूल 5 में बताया गया है कि कौन से सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इस रूल के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके पॉइंट ए में बताया गया है कि सरप्लस एम्प्लॉय के वॉलेंट्री रिटायरमेंट के संबंध में डीओपीटी की स्पेशल वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनके ऊपर इस रूल के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो किसी ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में एब्जॉर्ब हो जाने के कारण रिटायरमेंट ले रहे हैं, उनके ऊपर भी इस रूल के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इसके सब रूल 6 में बताया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने पर सरकारी कर्मचारी को PFRDA एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशंस 2015 के वो सभी बेनिफिट प्राप्त होंगे जो किसी भी सरकारी कर्मचारी को सुपर एन्युएशन की एज पर रिटायर होने पर प्राप्त होते हैं। इसके सब रूल 7 में बताया गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की डेट से आगे भी अपने पेंशन अकाउंट को कंटिन्यू रखना चाहता है या फिर एनपीएस के अंदर मिलने वाले पेंशन के बेनिफिट्स को पोस्टपोन करना चाहता है, तो वह सरकारी कर्मचारी PFRDA एग्जिट एंड विड्रॉवल रेगुलेशंस 2015 के प्रावधानों के अनुसार अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है। आइए अब चर्चा करते हैं रूल नंबर 19 की, जिसमें डिपार्टमेंटल या कोर्ट केस के पेंडिंग होने की स्थिति में रिटायरमेंट के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को बताया गया है। इसके सब रूल 1 में बताया गया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के सर्विस के ड्यूरेशन में ही कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या फिर कोई कोर्ट केस या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती हैं और उस कर्मचारी की रिटायरमेंट की डेट तक ये प्रोसीडिंग्स समाप्त नहीं होती हैं, या फिर रिटायरमेंट की डेट के बाद कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, कोई कोर्ट केस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी को एनपीएस अकाउंट से मिलने वाले पेंशनरी बेनिफिट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी को उसके एक्यूमुलेटेड कॉर्पस से यानी कि एनपीएस अकाउंट के बैलेंस से लमसम अमाउंट और एन्युटी के अमाउंट को उसी प्रकार से पे किया जाएगा जिस प्रकार से किसी भी सरकारी कर्मचारी को सुपर एन्युएशन यानी कि रिटायरमेंट होने पर एनपीएस सिस्टम से एग्जिट करने पर बेनिफिट मिलते हैं, उसी प्रकार से इस कर्मचारी को भी बेनिफिट दिए जाएंगे। इसके सब रूल 2 में बताया गया है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारी कर्मचारी को ग्रेजुइटी या लीव एनकैशमेंट के जो दूसरे पेंशनरी बेनिफिट हैं, उनका भुगतान उनके संबंधित नियमों के आधार पर ही किया जाएगा। आइए अब चर्चा करते हैं कि सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। इसमें सबसे पहले सरकारी कर्मचारी को अपनी सर्विस बुक को पूरी तरह से कंप्लीट करा लेना है।
जिसमें कि उसकी ज्वाइनिंग और रिलीविंग की सारी एंट्रीज होनी चाहिए। ज्वाइनिंग डेट से लेकर के आखिर तक का सारा सर्विस वेरिफिकेशन दर्ज होना चाहिए। अगर कोई एब्सेंट का पीरियड है तो उसके रेगुलराइजेशन की एंट्री सर्विस बुक में होनी चाहिए। ईएल, एचपीएल या सीसीएल का जो लीव अकाउंट है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट करा लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है फॉर्म 24 में सर्विस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। तीसरा पॉइंट है कंपिटेंट अथॉरिटी से विजिलेंस क्लियरेंस की रिपोर्ट ले लेनी चाहिए। चौथा पॉइंट है कि प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मे में स्पाउस इंफॉर्मेशन को फिल करके सर्विस बुक में पेस्ट कर देना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि फॉर्म 1 में पेंशन के नॉमिनेशन को अपडेट करके सर्विस बुक में पेस्ट कर देना चाहिए। छठा पॉइंट है कि ग्रेजुइटी और इंश्योरेंस के संबंध में जो नॉमिनेशन है उसको अपडेट कर देना चाहिए। फैमिली डिटेल्स को फॉर्म 2 में भर करके अपडेट कर देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने ऑनलाइन एनपीएस के अकाउंट में अपने एड्रेस को, मोबाइल नंबर को, बैंक की डिटेल को जिसमें बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी शामिल है, और अपने नॉमिनेशन की डिटेल्स को चेक कर लेना चाहिए। अगर उसमें कोई करेक्शन है तो उसको रिटायरमेंट से पहले ही करेक्ट कर देना चाहिए। इन सभी चीज़ों को पूरा करने के बाद सरकारी कर्मचारी अपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में एक एप्लीकेशन को लिखेगा, जिसमें कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट की डेट, रिटायरमेंट के लिए उचित कारण और 3 महीने के नोटिस पीरियड की डेट्स को क्लियरली लिखा जाना चाहिए। रिटायरमेंट से संबंधित दूसरे विषयों जैसे कि ग्रेजुइटी, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन और ऐसी ही दूसरी वीडियो को देखने के